अब तक हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि कंपनी की कैसे मीटिंग हुई और मीटिंग में किस तरह के चैलेंज आए और किस तरह से पहली बार आरसीएम की मीटिंग का चार्ज लगाया गया, चार्ज को लेके कैसे विरोध हुए, ये सारी बातें आपने पिछले एपिसोड में जानी। दोस्तों आज हम इससे आगे की बात करते हैं। दोस्तों अब कंपनी का पहले महीने जो टर्नओवर था उसके बाद दूसरे महीने टर्नओवर कम हुआ, तीसरे महीने और टर्नओवर कम हुआ। तभी इस कंपनी में मैंने सुरेंद्र सिंह राठौड़ जी जो भिलोड़ा के थे उनको मैंने ज्वाइन कराया, जो मेरी कंपनी में ही थे। मैंने ज्वाइन नहीं कराया, मेरी कंपनी में ही थे। और उन लोगों के सपोर्ट की वजह से इस बिजनेस में ओपी शर्मा जी जो थे वो एक्टिव रूप से आ गए थे। और एक्टिव रूप से आने की वजह से ओपी शर्मा जी ने अलग अलग जगह पर जाकर बिजनेस चालू किया, अलग अलग सिटी में बिजनेस चालू करके किया। और चौथे महीने देखते देखते सिर्फ ओपी शर्मा जी का बिजनेस 5 लाख से ऊपर हो गया। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख से ज्यादा बिजनेस हो गया। जो कंपनी में कंपनी के जो लोग थे वो नेगेटिव हो रहे थे, वो सब धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगे और तेज गति से बिजनेस की बढ़ोतरी होने लगी। मेरा भी बिजनेस केवल लोकल में था और इसलिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस तो नहीं थी, लेकिन मैं भी पॉजिटिव था और मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा था। उस समय हम पार्ट टाइम नौकरी के साथ इस बिजनेस को करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ने लगा और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे करते करते 1 साल का समय बीत गया। आरसीएम की पहली एनिवर्सरी 15 अगस्त 2001 में भीलवाड़ा के टाउन हॉल में हुई। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे आरसीएम को सब लोग जानते हैं कि आरसीएम की जो पहली एनिवर्सरी अगस्त है, यानी 1 अगस्त से ये बिजनेस चालू हुआ। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अप्रैल को ही बिजनेस चालू हो चुका था। लेकिन क्योंकि अगस्त में पहली एनिवर्सरी थी इसलिए उसके बाद हमेशा अगस्त का महीना ही रखा गया और अगस्त के महीने के हिसाब से ही आरसीएम की एनिवर्सरी आज तक बनाई जाती है। दोस्तों आरसीएम की पहली एनिवर्सरी आई, काफी लोग उत्साहित थे क्योंकि कंपनी का टर्नओवर भी अच्छा खासा लगभग 30 लाख से 35 लाख से ऊपर जा चुका था पर मंथ, और इसलिए सभी लोग एक्साइटेड थे। पहली एनिवर्सरी में खूब लोगों ने दम लगाया। पहली एनिवर्सरी में टोटल 6-7 अचीवर थे, उसके अंदर 2 बड़े अचीवर उभर के आए, मिस्टर ओपी शर्मा जी और मिस्टर कदम सिंह जी। दोस्तों उन्होंने उस समय होंडा सिटी कार आरसीएम के पैसों से ली थी और होंडा सिटी कार वो लेकर पहली एनिवर्सरी में आए थे। मेरी टीम के भी 50 आदमी उस एनिवर्सरी में बैठे और जैतारण, पाली, जोधपुर, जयपुर और काफी दूर दूर से लोग पहली एनिवर्सरी में आए। राजा राम सारंग जी भी उसके अंदर थे। उनका फोटोग्राफ मेरे पास भी आज है। जब मेरी पहली एनिवर्सरी में मुझे रॉयल्टी के लिए सम्मानित किया गया था तो राजा राम जी ताली बजा रहे थे और वो फोटोग्राफ मेरे पास अभी तक भी है। और मैंने यूएस के सेमिनार के अंदर जो मेरी सेमिनार हुई वेबिनार के अंदर मैंने उस फोटो को भी प्रकाशित किया था। उसके अंदर बहुत एक्साइटेड करने वाला फोटो था कि वो जिंदगी पर याद रहने वाला लम्हा था। तो वो बात आ रही थी कि पहले एनिवर्सरी की तैयारी हो चुकी थी और 5-6 टोटल अचीवर तैयार थे। उस समय तक कोई पिन लेवल डिसाइड नहीं किया गया था। उस समय सिर्फ ये बताया गया था कि ये रॉयल्टी अचीवर है, ये टेक्निकल अचीवर है और रॉयल्टी की कैलकुलेशन ऐसे होती है और टेक्निकल की कैलकुलेशन इस तरह से होती है। और इस तरह से पहले एनिवर्सरी में लगभग 1000 आदमी मौजूद थे भीलवाड़ा के टाउन हॉल के अंदर। भीलवाड़ा के टाउन हॉल में 1000 आदमी, खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम, और वहां पर 6 अचीवर को सम्मानित किया जाना था। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये पहली एनिवर्सरी आरसीएम बिजनेस का एकदम ऐसा पॉइंट था जहां से आरसीएम बिजनेस एकदम तेज गति से रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ना चालू हुआ। ये पहली एनिवर्सरी ने ही लोगों की आंखें खोल दी। दोस्तों ऐसा नहीं है, बिजनेस तो पहले भी चल रहा था और बिजनेस तो चलता ही रहता, लेकिन जब तक हम जैसे हैं उसको शो नहीं कर सकते तब तक हम मार्केटिंग में कमजोर हैं। दोस्तों उत्साह मिलता है देखने से। मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने 100 फीट का हाथी देखा तो शायद आपको बिलीव भी नहीं होगा, लेकिन अगर यह हाथी मैं आपको दिखा दूं तो बिलीव होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी बोलने से बिलीव कम होता है, दिखाने से बिलीव ज्यादा होता है। और पहली एनिवर्सरी से ये बात हमें समझ में आई कि जो भी हम कर रहे हैं उसे दिखाना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कई
आपके टीम में साथी होंगे जो एक दो सेमिनार अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद वो सेमिनार में ज्यादा रुचि नहीं लेते, वो कहते हैं यार सेमिनार ही तो है, हमने पिछली बार देख ली। दोस्तों पिछली बार देखने की बात नहीं है, सेमिनार को, एक भी सेमिनार को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब जब भी आप सेमिनार को देखते हैं तो रिमाइंड होता है माइंड के अंदर, और माइंड में जब ये बात 2 बार, 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार जाती है, जैसे जैसे जाती है एक पेट्रोल का काम करती है और हमारी शरीर के अंदर एक तेज गति से एनर्जी आती है। दोस्तों मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं इसके बारे में, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहूंगा, दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे मार्केट में बहुत सारे एड आते हैं, कई सालों से एड आते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला। जी हाँ दोस्तों, ये एड आपने भी सुना होगा, ठंडा मतलब कोका कोला। ये एड तो कई वर्षों से आ रहे हैं, आपने पहले सुन लिए हैं सारा, फिर भी वो कंपनियां क्या पागल है जो बार बार वही एड को बार बार देती है जिसको लोगों ने देख लिया है? नहीं दोस्तों, बात देखने की नहीं है, बात है रिमाइंड होने की। जब लगातार आप दिखाते हैं और लगातार उसको रिमाइंड करते हैं तो शरीर में ये एनर्जी का काम करता है, दिमाग में ये एनर्जी का काम करता है, और जो लोग कंपल्सरी हर मीटिंग में और सेमिनार में आते हैं उनके काम करने का तरीका बहुत फास्ट होता है। लेकिन कुछ लोग इंटेलिजेंट बनकर सेमिनार में आना बंद कर देते हैं, वो चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उनके अंदर चाहे कितना भी दिमाग क्यों ना हो, वो बहुत तेज गति से आगे नहीं बढ़ते। इसलिए मंत्र है, दिखाओ और एक्सप्लेन करो। जी हाँ दोस्तों, बार बार दिखाओ, रिमाइंड करो, एक्सप्लेन करो। अगर ये काम आप लगातार करें तो आगे बढ़ेंगे। पहले एनिवर्सरी का ये जो लम्हा है मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि वहां पर ओपी शर्मा जी और कदम सिंह जी राठी, वो अपनी होंडा सिटी कार की ओपनिंग उन्होंने कराई थी, फीता कटवाया था टीसी छाबड़ा जी से। और दोस्तों पहली बार 1000 आदमियों को, इंडिया के 1000 आदमियों को पहली बार पता चला कि जी हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग से सपने पूरे किए जा सकते हैं। और 1 साल में अगर कार ली जा सकती है तो ये अगर 1 साल में कार ले सकते हैं तो हम 1 साल में क्यों कार नहीं ले सकते। और दोस्तों उस एनिवर्सरी में लोगों के सपने सजे, लोगों के सपने जगे, क्योंकि दोस्तों मुझे वो वक्त याद है। मेरे अगर इस बिजनेस के टर्निंग पॉइंट को आप जाने तो पहली एनिवर्सरी थी। पहली एनिवर्सरी में जब मुझे मेरी ड्यूटी लगी थी गेट पर पास को चेक करने के लिए, और पहली एनिवर्सरी में मुझे बीसी छाबड़ा सर ने स्टेज पर इनवाइट किया। और दोस्तों वो शब्द मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि वो शब्द मेरे कानों में आज दिन तक गूंजते हैं। दोस्तों बीसी छाबड़ा जी स्टेज से बोल रहे थे। दोस्तों मैं अब आपके सामने एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी को पेश करने जा रहा हूं जिनकी एज मात्र 26-27 साल की है। 26-27 साल की एज में एक व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करते हुए इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में बिल्ड करता है, और बिल्ड करते करते आज वो इस बिजनेस का रॉयल्टी एजेंट बन जाता है। जी हाँ, रॉयल्टी का मतलब जानते हैं आप? रॉयल्टी का मतलब है काम एक बार, इनकम बार बार। रॉयल्टी अब तक 3 तरह के लोगों को मिलती है, सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट। सिंगर अच्छा गाना गाते हैं तो एक ही गाने की बार बार रॉयल्टी मिलती है। राइटर किताब लिखते हैं तो एक ही किताब की बार बार रॉयल्टी मिलती है। साइंटिस्ट इन्वेंशन करते हैं तो उनकी भी उस प्रोडक्ट की रॉयल्टी उनको मिलती है। लेकिन दोस्तों ये तीनों तरह की जो रॉयल्टी है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं दिमाग का काम होता है, ईश्वर का और किस्मत का हाथ होता है। लेकिन ये 26 साल का जो डायनामिक पर्सन आपके सामने आ रहा है, जिसने प्राइवेट नौकरी करते हुए बिना किसी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी के अपने मेहनत के सहारे अपने नेटवर्क को बिल्ड किया। जी हाँ दोस्तों, और ये चौथी रॉयल्टी पर पहुंचा है, चौथे प्रकार की रॉयल्टी जिसे कहते हैं आरसीएम की रॉयल्टी इनकम। अब मुकेश कोठारी की ये रॉयल्टी इनकम, जैसे जैसे नेटवर्क आगे बढ़ेगा इसकी रॉयल्टी को कोई रोक नहीं पाएगा, और ये रॉयल्टी के रूप में आने वाले समय में बड़े एचयूआर बनेगा। लोग बाग इनके ऑटोग्राफ लेंगे, लोग बाग इनका वेलकम करेंगे अपनी सिटी में, लोग बाग सम्मान करेंगे, लोग बाग गुरु मानेंगे इनको। और दोस्तों मैं बुलाने जा रहा हूं आपके सामने फर्श से उठे हुए आदमी जो अर्श तक पहुंचे, 23,000 की पर मंथ की इनकम, उस समय 23,000 बहुत बड़ी मायने रखती थी, और 23,000 की इनकम पर पहुंचने वाले व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं। और दोस्तों जो ही उन्होंने अनाउंस किया और मैं पीछे था, पूरी लॉबी में से निकलता हुआ जब मैं आया तो मैंने वो लम्हा, आज भी जब मैं इस बात को महसूस करता हूं तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे ऑडिटोरियम में एक व्यक्ति पर निगाह थी, वो था मैं।
जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर मेरे 50 लोग भी बैठे थे और 1000 टोटल लोग वहां पर बैठे थे। मेरी दोनों डाउनलाइन के मिलाकर लगभग 900 पर्सन वहां पर बैठे हुए थे और वो लोग सब लोग सिर्फ मेरे ऊपर निगाह रखी हुई थी। और जब मैं उस लॉबी से आ रहा था अपने हाथ को ऊपर करके, पहली बार यह एहसास हुआ कि मुकेश कोठारी, जीवन में पहली बार तूने कोई काम किया है जिससे तेरे माँ बाप को गर्व होगा। मेरी वाइफ भी वहां पर थी, मेरे बच्ची भी वहां पर थी और दोस्तों मेरी वाइफ के आंखों में आंसू आ गए उस समय, क्योंकि इस तरह का सम्मान उन्होंने कभी देखा नहीं था। इस तरह से उसके पति को इस तरह से सम्मानित किया जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। और दोस्तों इतना जोरदार लम्हा हुआ कि मुझे स्टेज पर बुलाया गया और टीसी छाबड़ा जी ने मेरे को ट्रॉफी दी और बीसी छाबड़ा जी ने मुझे माइक हाथ दिया और कहा कि आप ये रोल्डी पर कैसे पहुंचे, कुछ शब्दों में आप अपनी बात को रखिए। दोस्तों मुझे बात अभी तक याद है, पहली बार किसी बड़ी मीटिंग में 1000 आदमियों के सामने मैंने माइक पकड़ा था और जब मैंने माइक पकड़ा था दोस्तों, ये तेज गति से वाइब्रेट कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बोलना क्या है और दोस्तों मैं 10-12 शब्द बोलकर ऐसे भागा वहां से जैसे स्टेज पर किसने बम रख दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, किसी काम की शुरुआत करना जरूरी है। पहली बार डर लगेगा, लेकिन जब पहली बार किसी काम को कर लोगे तो दूसरी बार में डर कम लगेगा, तीसरी बार में और कम लगेगा, चौथी बार में और कम लगेगा और यही काम आप लगातार करते गए तो धीरे धीरे आपके डर भाग जाएंगे और जिसमें आपको डर लगता है उसी में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे जब उस काम को बार बार करेंगे। और दोस्तों पहले एनिवर्सरी में 50 लोग वहां पर आए थे मेरी छोटी लेक से और आपको आश्चर्य होगा कि 50 आदमी जो है 50 के 50 चार्ज हो गए और 50 के 50 लोगों ने ये ठान लिया, उनको बिलीव हो गया। मैंने कहा था ना कि हाथी को अगर मैं कहूं 100 फीट का आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको वो हाथी दिखाऊंगा आपको बिलीव हो जाएगा। तो अब तक भी हम छोटी छोटी मीटिंग में बोल रहे थे कि हजारों रुपए आ सकते हैं, लाखों रुपए आ सकते हैं, किस्मत बदल सकती है, सब कुछ बताते थे, लेकिन लोग बाग बिलीव नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने आंखों से वो दवा नहीं देखा। लेकिन जब पहली एनिवर्सरी में उन्होंने ये सारी चीज आंखों से होते हुए देख ली तो ये बिलीव हो गया लोगों को और मेरी टीम के सारे लोग मन में प्रण ले चुके थे कि अगर हमारे सामने कोई आदमी 1 साल पहले इस बिजनेस को चालू करता है और कामयाब हो जाता है और कोई आदमी 1 साल में कार लेकर आ जाता है तो जब ये ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और दोस्तों उस दिन से ये समझ लें कि आरसीएम बिजनेस का सही पदार्पण हुआ, मुकेश कोठारी और पूरे हिंदुस्तान का सही तरीके से बिजनेस चालू हुआ और दोस्तों तेज गति से बिजनेस बढ़ने लगा। इतना तेज गति से बिजनेस बढ़ने लगा कि आपको क्या बताएं, देखते ही देखते जगह जगह पर लोग बाग पहुंचने लगे। हरियाणा में ये बिजनेस चला गया, ये बिजनेस यूपी में चला गया, वेस्ट बंगाल में ये बिजनेस चला गया, बिहार में ये बिजनेस चला गया, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ऐसी जगह पर ये बिजनेस चला गया और तेज गति से बिजनेस जो है बढ़ने लगा। दोस्तों 1 साल के बाद जो दूसरा साल आया बहुत तेज गति से बढ़ने वाला था, बहुत तेज गति से बढ़ा। दूसरी एनिवर्सरी हमने जयपुर में मनाई, लेकिन जयपुर में ये दूसरी एनिवर्सरी मनाने के बाद ये डिमांड उठने लगी कि कपड़े जो है रीपर्चेज का प्रोडक्ट नहीं है। रीपर्चेज तो केवल जो है कपड़े की नहीं की जाती, रीपर्चेज तो उन प्रोडक्टों की जाती है जो डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। कपड़ा तो एक आदमी एक बार खरीद लेता है तो अगले 1 साल तक कुछ नहीं खरीदता और कोई भी आदमी अगर रेगुलर प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे तो कितने मेंबर बनाएंगे। मेंबर तो पूरी दुनिया में एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आज इस सीखने का पॉइंट नंबर 2 है कि ऐसी कंपनियों से सावधान रहें जो केवल मेंबरशिप पर फोकस करती है, मेंबरशिप पर कमीशन देती है, किसी आदमी को ज्वाइन होने पर कमीशन देती है, क्योंकि वही कंपनियां चलनी है जिनके प्रोडक्ट रोज इस्तेमाल किए जाते हैं, रोज कंज्यूम किए जाते हैं और खत्म किए जाते हैं। दोबारा उसको यूज करने की जरूरत होती है, दोबारा उसे खरीदने की जरूरत होती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब तक रीसेलिंग का कंसेप्ट नहीं रहेगा, रीपर्चेजिंग लोग नहीं करेंगे, तब तक बहुत तेज गति से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी कंपनी के चयन में ध्यान रखने वाले वीडियो के अंदर मुकेश कोठारी चैनल में मैंने इसके अंदर पूरी बात बोली है। दोस्तों दूसरी एनिवर्सरी के बाद डिमांड उठी कि कुछ प्रोडक्ट आने चाहिए और टीसी छाबड़ा जी ने प्लानिंग की कि एक फंक्शन करते हैं, हम 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं
और 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए डिसाइड किया गया कि एसेंशियल चीजें सबसे ज्यादा क्या है जो हर आदमी इस्तेमाल करता है और हर आदमी को करना मजबूरी है। तो निकल के आया नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन और पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी की गई। कंपनी ने तैयारी की, कंपनी के पास कोई अनुभव नहीं था, कभी पेस्ट बनाया नहीं, कभी साबुन बनाया नहीं, और कंपनी ने जो बड़ी कंपनियां थी उनसे कोलैबोरेशन किया। सिलवासा की वो कंपनियां थी उनसे कोलैबोरेशन किया और कंपनी के पहले प्रोडक्ट आ गए। अब जब प्रोडक्ट आए तो इसे लॉन्च करने के लिए एक सेरेमनी की जाए तो 20 अक्टूबर 2002 को पहला फंक्शन हुआ था भीलवाड़ा में प्रोडक्ट लॉन्चिंग का। और दोस्तों, 20 अक्टूबर 2002 का जो फंक्शन था, अगर सही मायने में कहें तो इस 20 अक्टूबर 2002 के बाद फंक्शन के बाद बिजनेस तो आरसीएम का कम होने लगा। जी हाँ दोस्तों, कम होने लगा, लेकिन कुछ लीडर जो है जोरदार आरसीएम को मिलना चालू हो गए। मिस्टर सतीश पंडित, जिनका नाम आप जानते हैं, वो उसी फंक्शन की देन है। मिस्टर सुरेंद्र व्यास उसी फंक्शन की देन है। विजय विरोधिया जी, राकेश शर्मा जी, राजाराम जी सहारण, ये सारे वो लोग हैं जो उस फंक्शन के बाद उन्होंने ऐसा दम दिखाना चालू किया कि कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा वापस। और दोस्तों, 20 अक्टूबर 2002 में वो फंक्शन हुआ, उसके अंदर वो 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए और कंपनी ने उन प्रोडक्टों की रेट कैसे डिसाइड की, जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट कंपनी को ज्यादा महंगे नहीं पड़े थे, लेकिन जब डिस्कस हुआ तो पता चला कि क्या रेट रखनी चाहिए। तो हमने गलती क्या की, क्योंकि हमारे पास क्लाइंटेज थी पूरी इंडियन, हम इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटलिटी पर काम करते थे, लेकिन देखा देखी हमने एक गलती कर दी। समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से आपको निर्णय लेने होते हैं। 90% लोग समय, स्थान, परिस्थिति से निर्णय नहीं लेते, क्योंकि एक ही नियम परिस्थिति बदलते ही चेंज हो जाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो कॉपी और पेस्ट मत कीजिए, अपने समय, अपने स्थान और अपनी परिस्थिति का ध्यान रखते हुए निर्णय लीजिए। कंपनी ने गलती की, समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा और कंपनी ने दूसरी अदर अमलम कंपनी से इसकी तुलना कर ली। एक कंपनी का पेस्ट 100 रुपए आता था तो आरसीएम बिजनेस ने उस पेस्ट की रेट रखी 50 रुपए। जी हाँ, आरसीएम बिजनेस चाहती थी तो रेट उस समय उसकी 25 रुपए भी रख सकती थी, इतना मार्जिन उसके अंदर था। लेकिन कहा था कि इतना सस्ता अगर हम बेचेंगे तो लोग बाग क्वालिटी को ठीक नहीं समझेंगे। और पहली बार जो पेस्ट आया कंपनी का 48 रुपीज का, नहाने का साबुन आया 18 रुपए का। उस समय जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां थी डायरेक्ट सेलिंग में, उसकी 36 रेट थी और कपड़े धोने का साबुन तो किसी के पास था ही नहीं इंडिया में उस समय। और दोस्तों, ये 3 प्रोडक्ट लेकर आए, लेकिन रेट ज्यादा थी। ये पहला कारण था कि वो प्रोडक्ट तेज गति से नहीं चले। दूसरा कारण था कि कंपनी के पास कोई अनुभव नहीं था, इसलिए जिन कंपनियों से कोलैबोरेशन हुआ उसको टेस्टिंग करने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं था। इसलिए उन तीनों प्रोडक्ट से कंपनी और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाई नहीं थे। वो तीनों प्रोडक्ट, अगर मुझे कहने में शर्म नहीं है कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। पेस्ट निकालते थे तो उसमें से पानी पानी निकलता था, नहाने के साबुन में दाने आते थे और कपड़े धोने के साबुन में भी दाने आते थे। दोस्तों, अगर यहां पर प्रोडक्ट खराब हुए और उस समय कंपनी ऐसा सोच लेती कि ये प्रोडक्ट हमें कभी और नहीं लाने हैं तो शायद ये बिजनेस कभी चलता ही नहीं। मैंने बार बार कहा था कि बार बार अनुभव से इस बिजनेस से सीखा है और आज हिंदुस्तान का सबसे अच्छा पेस्ट आरसीएम के पास है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और सबसे कम रेट का नहाने का साबुन है। आज कपड़े धोने के साबुन में भी सबसे टॉप क्वालिटी का है। लेकिन ये सब टॉप क्वालिटी हुई अनुभव के आधार पर। शुरुआती प्रोडक्ट तो बहुत खराब था। और दोस्तों, पॉजिटिविटी 20 अक्टूबर 2002 के बढ़ने के बाद कम होने लगी और कम होने लगी तो बहुत सारे चैलेंज आने लगे। बहुत सारे चैलेंज हो गए। अब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बिजनेस था और कंपनी में वो बार बार टीसी छाबड़ा जी के सामने आकर अपनी शर्तें रखता था। वो कहते थे कि बार बार इस प्लान को ऐसे कर देना चाहिए, मल्टी लेग अगर किसी को रोयल्टी पे जाना है तो तीसरी लेग में भी बिजनेस होना चाहिए, और अगर टेक्निकल पर जाना है तो चौथी लेग में भी बिजनेस होना चाहिए। और क्लेश होने लगा टीसी छाबड़ा जी और उन बड़े लीडरों में, क्लेश होने लगा।
और टीसी छाप बीए बड़े लीडर्स और बीसी छावड़ा जी में भी क्लेश होने लगा और सेना सिस्टम जो है चरमरा गया। ये क्लेश क्या था, ये इसके पीछे की क्या कहानी थी, ये बिजनेस ऐसे क्यों चरमरा गया, ये सारी चीजों का जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे। और जब जो कंपनी के महत्वपूर्ण लीडर थे जिस पर पूरे कंपनी का बिजनेस जो है जमा हुआ था, वो ही इस बिजनेस को छोड़कर चले गए, उस समय कंपनी ने कैसे सर्वाइव किया और आज हिंदुस्तान की सबसे टॉप कंपनी में से एक आरसीएम कैसे बनी, ये सारी बात मैं लेकर आ रहा हूं आपके बीच में अगले एपिसोड में। लेकिन दोस्तों कमेंट करना मत भूलना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट से मुझे कोई स्पेशल फायदा नहीं होने वाला है, वेरी स्पेशल फायदा होने वाला है, क्योंकि मेरे अंदर जोश आता है आप लोगों के जब मैं कमेंट पढ़ता हूं। आपने क्या सीखा ये कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टीम को ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इतिहास से सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।